In comparison, 96.6% of Pakistani boys aged 15 to 19 coming from high-income families had attended schooling, while 66.1% of 15 to 19 years old boys from low-income families had attended school. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये बॉयज़ की बात की जा रही है, कुछ अमीर तबके के बॉयज़ हैं, कुछ गरीब तबके के बॉयज़ हैं। अमीर तबके के जो बॉयज़ हैं वो 96.6% आपको नज़र आते हैं कि वो 15 से 19 साल के बच्चे जो जाते हैं स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहाँ आपको नज़र आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब करते हैं। और गरीब लोग जो है वो 66.1% ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा पाते हैं। और उनसे वरना क्या होता है, छोटी उम्रों से आपने देखा कि अक्सर आप बस के अड्डों पे देखें या डिफरेंट जगहों के ऊपर देखें कि वहाँ के ऊपर आपको लड़के नज़र आएंगे कि जो जॉब पे उनको लगा दिया जाता है या कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। These rural areas often have inadequate funding and schooling for girls is at the bottom of their priorities. ठीक है, अब ये जो है यहाँ के ऊपर सबसे आखिरी प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हम तरजीह किसको देते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है। तो जब प्रायोरिटी की लिस्ट आप बनाते हैं तो उसमें सबसे आखिरी नंबर आप इसको देते हैं कि बच्चियों को तालीम दिलवानी है। ठीक है, हम इसको अहमियत ही नहीं, हम इसको ऊपर वाली लिस्ट में रखते ही नहीं, हम उस सब बॉटम यानी सबसे नीचे हम इसको जाके लिखते हैं कि जनाब अच्छा बच्ची को तालीम भी दिलवानी है, तो वो भी एक हम लिख देते हैं प्रायोरिटी की लिस्ट में अपने, ये काम भी कराना है तो वो सबसे कम। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, अच्छा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन हमेशा याद रखना कि वर्क फोर्स में आपकी कौन कौन आएंगी, जो रजिस्टर्ड होती हैं ख़वातीन वो कितनी होती हैं, अर्बन एरियाज़ की ख़वातीन ज़्यादातर रजिस्टर्ड होती हैं और जो रूरल एरियाज़ की ख़वातीन है ज़्यादा काम करने के बावजूद वो रजिस्टर्ड नहीं होती, लिहाजा उनका जो है वो काउंटिंग में ही नहीं आती, वो उस काउंटिंग में कि वो वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। लेकिन फिर भी ये देखो, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स इन 1997 stated that women constituted by only 28% of the country's labor force। ठीक है, अब इन्होंने बताया 1997 के लिहाज से जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट बनाई है उसमें उसने कहा है कि women constituted only 28% of the country's labor force। 28% जो है वो काउंट होती है लेबर फोर्स के अंदर। Only 2% of Pakistani women participate in the formal sector of employment। फॉर्मल सेक्टर का मतलब मैंने ये बताया कि बाकायदा आपके पास पेपर वर्किंग होगी जिस पे आप उनको शो कर सकेंगे कि ये ख़वातीन जो हैं ये इस इदारे से वाबस्ता हैं, तो ये 28% आपको नज़र आती है, 2% नज़र आती है। However, in 1980 agricultural census stated that the women's participation rate in agriculture was 73%। ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा नबियों के ज़माने से जब नबियों का पेशा रहा यानी कि वो जो चराते थे, जो भेड़ चराते थे या खेती बाड़ी थी या इस तरह का, तब भी ख़वातीन बराबर से उनका हिस्सा अपना डाल रही थी, यानी उनके लिए जगह साफ़ करके रखनी, उनके चारे का इंतज़ाम करना, उनका सारा कुछ करना। और खेतों से भी जब फसल तैयार हो जाती थी तो उनकी बालियों से वो जो है वो निकालना, जो भी वो होता है गंदम की बालियों से मसलन गंदम निकालना और ये इस तरह करके उनको इकट्ठा करना। पीछे उनकी वो बंदी होती थी बड़ी बड़ी सी बास्केट्स और उसके अंदर वो यूं करके डालती रहती थी, और या भी जिस तरह भी होता था तो उस तरह से काम, तो वो हमेशा से काम करती रही हैं और आज भी उनका हिस्सा कितना है 73%। लेकिन ये जो है ये लोग वो जानते हैं जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, ये किसी फॉर्मल राइटिंग में या पेपर वर्किंग के लिहाज से ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, पेपर वर्किंग के लिहाज से आपके पास कितना आ रहा है 2%, 28 भी नहीं 2%। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ओनली 2% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन पार्टिसिपेट इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो नज़र आ रही है, बाकी 73% आपको नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। इन 1991 Pakistan integrated household survey indicated that the female labor force participated rate was 45% in rural areas and 17% in urban areas। अगर जो कुछ सर्वे भी किया गया तो उसके अंदर भी ये शो किया गया है कि 45% रूरल एरियाज़ में है और 17% जो है वो अर्बन एरियाज़ में। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो दोनों जगह इससे ज़्यादा है। लेकिन क्या वो शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेपर वर्किंग के लिहाज से उनको वर्किंग फोर्स में शामिल किया ही नहीं जाता। ठीक है, उनको जो है इस तरह से वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा जी, ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये दूसरी वर्क फोर्स in 2008 21.8% of females were participating in the labor force in Pakistan while 82.7% of men were involved in labor। अब ये 2008 की जो आपको बता रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, उसके हिसाब से 21.8% उन्होंने कहा फीमेल्स होती हैं। 21.8% का मतलब 22 तक आप इसको ले लें कि ठीक है 22% जो है फीमेल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही थी उस वक्त लेबर फोर्स में इन पाकिस्तान, वाइल 82.7% उन्होंने कहा कि मैन थे जो लेबर फोर्स में जो अपना हिस्सा डाल रहे थे। इसके बाद आउट ऑफ द 47 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल इन पाकिस्तान इन 2008 ओनली 9 मिलियन वर वेमेन
अच्छा 47 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल में से उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 मिलियन जो है वो ख़वातीन थी उस वक्त, जो कि वही बात कि वो जो गिनती में आ जाती हैं, ज़ाहिर है वो उसी को काउंट करेंगे। 70% वर्क फोर्स इन द एग्रीकल्चर, इन 9 मिलियन में से भी 70% जो थी वो कौन सी थी, वो वाली ख़वातीन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। ठीक है, 9 मिलियन अव्वल तो उन्होंने कहा, और 9 मिलियन में से भी सिर्फ आपकी कितनी रह गई, समझो कि 30% जो है वो ख़वातीन शहरी इलाके में आ गई जो किसी और पोस्ट से वाबस्ता है, बाकी सारी कहाँ है, एग्रीकल्चर से बिलोंग कर रही थी 70% जो ख़वातीन थी। In the income of Pakistani women, the labor force is generally lower than that of men, due in part by a lack of formal education। और इनको ख़वातीन को रखने का मकसद ये है, ख़वातीन को अगर आप चाहे शहरी इलाकों में रखें चाहे देहाती इलाकों में रखें, उनको रखने का मकसद ये है कि ये एक मज़दूर जाएगा, आप मज़दूर रखो मर्द, तो वो अपनी डिमांड करेगा कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं घर पे, मेरा ये है, और या फिर अगर शादी नहीं हुई है तो मुझे ज़िम्मेदारी संभालनी है, अम्मा घर पे बैठी हुई कुछ भी हैं तो उनकी मुझे ज़िम्मेदारी संभालनी है, तो इतना तो दो, जितना तुमने बोर्ड लगाया हुआ है या जितना तुमने ऐड लगाया हुआ है उतना तो दो। तो मर्द डिमांड कर लेता है, औरत डिमांड नहीं कर पाती, क्योंकि औरत जो है, हमेशा याद रखना कि औरत अगर किसी को, अगर वो जॉब कर रही है या किसी को उसने सपोर्ट करना है तो वो अपने एक ख़ास एरिया है जिसको वो सपोर्ट करेगी। मर्द की जब सपोर्ट करने की बात आती है तो वो अपने एरिया से बाहर भी सपोर्ट कर रहा होता है किसी न किसी को, मसलन वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है, घर को किसी को, मसलन हो सकता है कि उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी हो जिसकी फैमिली को वो सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, मर्द मसलन हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को पीछे सपोर्ट कर रहा है, आगे अपनी फैमिली को भी कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मर्द मुख्तलिफ़ जगहों पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लिहाजा वो डिमांड भी उतनी ही करते हैं कि जो उस सीट का हक़ होता है जो बनता है, लेकिन औरत वो डिमांड कर भी नहीं सकती। उसे लग रहा होता है कि इतना मिल गया ये भी बहुत है, ठीक है, वरना मुझे कोई इतना भी नहीं देता। ये एक आम तासुर है, और मैं सिर्फ अपने यहाँ की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं इंटरनेशनली बात कर रही हूँ। इंटरनेशनली फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपको रिपोर्ट्स दूँगी, जो इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक से हो या एमनेस्टी रिपोर्ट हो या कोई भी हो, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किसी भी सीट के ऊपर औरत को वो जगह नहीं मिलती, उतनी पे नहीं मिलती जितनी कि मर्द को मिलती है। ठीक है, तो ये वाला लास्ट वाला है कि जी इनको नहीं मिल रही, और वो उन्होंने वजह भी बता दी कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से नहीं मिल रही, लेकिन ये एजुकेशन के साथ भी नहीं मिल रही होती। बाज़ औक़ात की एजुकेशन बराबर की है और औरत उस जगह पे पहुंची हुई है, फिर उसको मिल जाए तो ऐसा भी नहीं होता, उसको थोड़ी कम ही मिलती है मर्दों के मुकाबले में। तो ये वाली चीज़ है। उन्होंने बाद में कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये हो जाए। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपको बता रही हूँ, अमेरिका में, यानी या कहाँ की थी मुझे दिमाग में नहीं रही इस वक्त, कि वहाँ पे उन्होंने कही है ये बात कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो है औरत को उतनी पे मिलना शुरू हो जाए जितनी मर्दों को मिल रही हैं, या उनके लिए वो सीट्स होती हैं उस एजुकेशन के साथ। ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे इक्वल टू मैन वुमेन्स को सैलरी दी जाती है। हाँ, ऐसी प्लेसेस भी हैं, लेकिन ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ नहीं भी मिलती है, तो ठीक है। हाँ, तो वो जो रिपोर्ट्स बनी है कि आम जो जेंडर स्टडीज़ का अगर सब्जेक्ट बना है, एजुकेशन लेवल हो और हाँ, सेम आपका ऑफिशियल लेवल हो तो सैलरी भी सेम ही है। हाँ, होनी चाहिए सेम। हाँ, बहुत सी जगहों पे मैं अगर बोलूँ तो 80% तो ऐसा नहीं है, हाँ 20% ऐसा। बेटा हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जेंडर स्टडीज़, इसमें ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें सामने आई जहाँ रेसिज्म के हवाले से, मसलन अगर वो खातून ब्लैक थी और उन्होंने वहाँ तक एजुकेशन भी हासिल की हुई थी और वो वहाँ तक पहुँच भी गई, वहाँ तक उनको पहुँचाया गया किसी गाड़ी के इदारे में, कोई बड़ी गाड़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, कि केस स्टडीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ तक उनको पहुँचाया गया, वो वहाँ की अच्छी पोस्ट पे पहुँच गई, वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक कहाँ तक, तो लेकिन फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा के ये करके जो साबित भी अदालत में नहीं हो सका, और वजह उसकी उस औरत ने भी यही बताई कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ चीज़ें साबित नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मेरी स्किन ब्लैक है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती थी कि मैं यहाँ तक आती, तो रेसिज्म कहते हैं इसको। रेसिज्म क्या है कि गोरे जिस तरफ जाएंगे तो वो जो है वो हाँ, तो ये जो है ये जेंडर स्टडीज़ का एक हिस्सा, एक पार्ट है कि किस हवाले से जो है और औरतों में भी डिफरेंसेस आए, और उनको भी जो है कमज़ोर औरत कौन थी और ताकतवर कौन थी और किस तरह से उसको किया गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें ही जेंडर स्टडीज़ बेसिकली इन्हीं चीज़ों का नाम है। हिजाब की बहुत प्रॉब्लम होती है, बाहर का हिजाब करते हैं तो हाँ, आप एजुकेटेड भी हैं और आप ये भी हैं, तो आप हिजाब ना करें मसलन, तो वो इस वजह से भी ये भी बहरहाल ये तमाम चीज़ें इसी सब्जेक्ट का हिस्सा हैं। अभी हम क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से आपने देखा कि ख़वातीन यहाँ तक आई। कुछ जो हमने देखा कि जो बैकग्राउंड अपना अच्छा रखती हैं, जिनके साथ मेंस की सपोर्ट है, हमेशा याद रखना कि वो ख़वातीन ऊपर गई हैं जिनके साथ, मसलन अगर फातिमा जिन्ना का नाम आया तो कायद-ए-आज़म की सपोर्ट
डेफिनेटली इनके साथ थी। राना लियाकत अली का नाम आता है तो लियाकत अली की सपोर्ट, उनके हस्बैंड की सपोर्ट उनके साथ थी। इसी तरह से जो भी ख़वातीन, बेनज़ीर भुट्टो का नाम आता है तो फादर का नाम उनके साथ था, ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो ख़वातीन हैं उन्होंने तो उन पोजीशंस को भी इंजॉय किया, उन्होंने उन जगहों को भी इंजॉय किया, लेकिन उसके अलावा जो ख़वातीन थी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसलन अगर आप किसी पार्टी वर्कर, मैं इसी हवाले से बात कर लूँ कि आप किसी पार्टी वर्कर कोई खातून है जो वोटिंग करती हैं, तो इलेक्शन के ज़माने में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो कहती हैं कि हमें बाकायदा जो हमारे मेल को वर्कर्स हैं वो ही पीछे कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारा काम है, आप जो है वो यहाँ पे बैठिए, आप ज़रा आराम कीजिए, तो हम जो है वो कंपेन चलाएंगे, या हम ये करेंगे, या हम यहाँ से वोटिंग के लिए खड़े होंगे, या वहाँ से, या वो सीट या वो इलाके नहीं देते उन ख़वातीन को। वो कहते हैं कि यहाँ से मेल जो है वो हम उसको खड़ा कर देंगे क्योंकि वो जीतेगा या इस तरह करेगा। वो भी आपका बाकायदा इस कोर्स में शामिल है, कोर्स का हिस्सा है जेंडर स्टडीज़ का, तो वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब पॉलिटिक्स के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से ये बात आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो वेमेन राइट्स के हवाले से देख लेते हैं। वेमेन राइट्स इन पाकिस्तान इज़ अ प्रोमिनेंट इशू। May activists such as the National Plan of Action for Women and All Pakistan Women's Association are working hard towards equality। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वर्किंग हार्ड का मतलब क्या हुआ कि खासी मेहनत करनी पड़ रही है इन्हें यहाँ तक अपने आप को मनवाने के लिए, जिसके लिए इन्होंने ये वाली कायम की हुई है। क्या कायम की हुई है? नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन, ठीक है, ये आपकी कायम की हुई है। एंड ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, तमाम पाकिस्तान की जितनी भी वुमेन्स एसोसिएशन बहुत सारी बनी हुई हैं, उनके भी नाम इंशाल्लाह आपको सब वन बाय वन हम कराएंगे कि वो बनी हुई है। आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इक्वालिटी। आज तक ये काम कर रही हैं कि ये बराबरी का दर्जा मिल जाए, ठीक है। बराबरी का दर्जा वैसे तो मैं आपको बता दूं, अब मैं ये भी कहना चाह रही थी, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे ज़हन में होना चाहिए। लेकिन ये कि औरत का मुकाम कहाँ पे है, तो वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर ये बात मैं आप तक पहुँचा सकूँ जो हमारे दीन ने दी, जो हमारे सब ने दी, प्रॉफिट जो है वो कोई भी आप प्रॉफिट चारों बुक्स के हवाले से, होली बुक्स के हवाले से देख लें, कोई भी प्रॉफिट खातून नहीं हुई, ठीक है। सारी प्रॉफिटशिप जिसको भी मिली तमाम होली बुक्स के अंदर वो मर्दों को ही मिली। यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इनका नाम आया, पूरी सूरह मरियम इनके ऊपर आई, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं बनाया गया। प्रॉफिट जो है वो उनका बेटे ही को बनाया गया, ठीक है। और इसी तरह से न सिर्फ हम लोग बल्कि क्रिश्चियंस भी उनको वर्जिन मैरी बोलते हैं, सेंट मैरी बोलते हैं, ठीक है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको भी प्रॉफिटशिप का दर्जा नहीं देते। हज़रत ईसा को ही जैसे जीसस बोलते हैं वो शायद, तो वो जो है वो उनको दर्जा देते हैं प्रॉफिट का। तो ये बात जो है ये हमें जो गाइडेंस हमारे पास वहाँ से आ रही है, चारों बुक्स के हवाले से आ रही है, किसी तरफ से भी आ रही है, तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि आया औरत जो है वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है, कहाँ पे ज़्यादा फिक्स होती है। सिर्फ उसको क्या करना है, वो एक फूल की मानद है, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ जो दीन में कहा गया दी गई, और वो वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप यकीन करें कि कोई औरत जो है उसके हाथ में रस्सी हो और पीछे जो है वो खींचे उसको चली जा रही हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया। इस्लाम ने हमेशा ये कॉन्सेप्ट दिया है कि सिपह सालार जो होगा आपकी फ़ैमिली का वो कौन होगा, मर्द ही होगा, और उसके पीछे औरत जो है वो एक बापरतबा है या अंदाज़ में जो है वो उसके पीछे चलती हुई अच्छी लगती है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना करे उस का सिपह सालार जो है वो उनकी डेथ हो गई, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस कंडीशन में या कुछ भी है, तो फिर वो जो औरत जो थी उसको भी फिर वो नहीं सिपह सालार नहीं बनाया जाएगा। कौन बनेगा? उसका बेटा, उसका बेटा आएगा और वो सिपह सालार बनेगा, और उसकी माँ जो है वो उसके पीछे चल रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम ने दिया, ठीक है, जो दीन हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि ये काफ़िला सालार जो ये है, ये इसकी मदर है, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, और वो काफ़िला लेके वो चल रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है। बहरहाल इन चीज़ों से अगर हम जुड़े रहेंगे तो जो है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह, जेंडर स्टडीज़ हमें पढ़नी ज़रूर चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें अपने हुकूक़ का, राइट्स का पता होना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए जो हमें हासिल है, दीन हमें देता है। मैंने कहा दीन औरत को बिल्कुल ख़राब नहीं करता। जो एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कहा जाता है कि दीन में शायद औरत को वो हिस्सा नहीं मिला, तो दीन में आप यकीन कीजिए कि औरत को वो हिस्सा मिला। सिर्फ वो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसकी। मसलन औरत को अगर आप हिस्सा कहें, आप किसी भी तबके को उठा लें, सुन्नी, शिया, देवबंदी, और जितने भी आपके ध्यान में नहीं आ रहे इस वक्त मेरे, तो जितने भी हैं सबको उठा लें, तो सब ये कहते हैं कि औरत का जो हक़ है वो उसको शौहर के तरीके में से भी मिलता है, उसको फादर के तरीके में से भी मिलता है, और उसको बेटे के उसमें से भी मिलता है। तो वो मेल मिला के उतना ही बराबर हो जाता है जितना मर्द का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि औरत को हिस्सा आधा मिल रहा है या वो शेयर उसको पूरा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो नहीं, अगर मैं अपनी पर्सनली आपको रिव्यू दूँ, औरत
को ज़्यादा ही मिलता है बनस्बत मर्द को तो यही थोड़े बात, हिस्से मिलते हैं। हाँ औरत ये, तो जाती है तो उसको जहेज हाँ भी लेकर जाती है, हाँ और जहेज में कितना सामान लेकर जाती है, वो उसका हाँ, बाप, उसका भाई, तो वही यही करते यही रहते बात हैं। तो बेटा हम बता रहे थे। अच्छा, इसमें डाउरी का भी तस्करा आएगा, डाउरी जहेज के हवाले से आपने बात की, तो इसमें डाउरी का भी तस्करा आएगा। जो डाउरी जो है वो इस्लाम का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। डाउरी हमारे यहाँ आई, वो हमारे पड़ोस की वजह से ज़्यादा आई, क्योंकि हम पूरा एक कॉन्टिनेंट रहे और हमारा, हाँ, कि वहाँ से आई कि ये डाउरी जो है ये दी जाएगी इनको। तो जो है ये कॉन्सेप्ट भी आया, जिसकी वजह से जो तिरका मिलना जो बंद हुआ, जो इस्लाम ने जो आपका हिस्सा बनाया था, वो माँ बाप या बहन भाई देते हुए हिचकिचाते हैं। वो क्यों कहते हैं हमने जहेज़ में इसको इतना दे दिया था कि अब हम इसको हिस्सा कैसे दें जायदाद में से, या हम इसको कैसे वो करें। तो वो वाली चीज़ भी आ जाती है सामने, वो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो जल्दी से हम वापस आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। इट इज़ बिलीव बाय सम स्कॉलर्स दैट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिंदुइज्म ओवर द पाकिस्तानी नेशन, इट इज़ डिफिकल्ट to achieve equal rights for women without reconstructing the entire culture that the country is based on। यानी ये पहले ये कह रहे थे आपसे कि women right in Pakistan is a prominent issue। Many activists such as national plan, ये जो इन्होंने बताया था नेशनल एक्शन प्लान, इसमें मैं अगर वो वाले तस्करे करूँ आपसे जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, जागीरदाना सिस्टम या लड़कियों की शादियों के हवाले से, मैंने दो बातें की आपसे। एक जागीरदाना सिंध के हिसाब से की, और एक मैंने आपके पंजाब के हिसाब से की। सिंध के हिसाब से मैंने ये बात कही कि या तो छोटे बच्चे से कर दी जाती है या कुरान के साथ शादी कर दी जाती है उस औरत की, ताकि वो औरत का हिस्सा हमें बाहर ना देना पड़े, यानी वो एक जिन जो ओनरशिप थी जागीर की उन्हीं के पास रहे। एक तो ये बात फ्यूडल सिस्टम। दूसरी बात मैंने वट्टर सिस्टम, जो पंजाबी जो सिस्टम होता है उसके अंदर बताइए आपको। अच्छा, कबाइल के हिसाब से भी आप देख लेंगे, कबाइल में क्या होता है कि बाकायदा वो होता है कि इतना जो किलो है सोना वो दिया जाएगा, लड़की के साथ वो जाएगा, या इस तरह का होगा, इतने किलो सोना होता है कि हाँ, या वो उनको बाकायदा तोलते हैं, बाकायदा क्या होता है मुझे नहीं पता, कि वो कबाइल ट्राइब्स के अंदर ये वाली चीज़। ये टीचर, अच्छा ठीक है, तो टाइम मुझे बता दीजिए, हो गया क्या? अच्छा, तो बस सही है, 5:30 पे ख़त्म होगी ना हमारी क्लास, 15 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये सिस्टम हमारे यहाँ कायम है, कि कबाइली सिस्टम है। ये वाला भी आ गया, मैंने पंजाब के हिसाब से, सिंध के हिसाब से, कबाइल के हिसाब से आपको बता दिया। कबाइल के हिसाब से एक और चीज़ भी हमारे यहाँ होती है कि जैसे लड़की की शादी होती है तो ख़ुद मेरे पास एविडेंसेस आई, कुछ डॉक्टर ख़वातीन मेरे पास आई और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन भी आई जिन्होंने हमसे ये कहा कि इस खातून का जो है वो दांत में आपके पास तकलीफ़ लेकर आएगी, आप इसका दांत तोड़ दीजिए मसलन। हालांकि वो कह रही थी कि वो दांत में कुछ भी नहीं हुआ था, इशू नहीं था दांत का, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस खातून ने आके मुझसे ये बात कही, यानी उसकी वो मदर इन लॉ थी, शायद सास थी उसकी या कौन थी, तो उसने ये बात कही कि इस बच्ची का जो है वो आप दांत तोड़ दीजिए, या अगर वो आई डॉक्टर है कोई है तो उससे कहते हैं कि इसकी आँख फोड़ दीजिए मसलन। तो वो इस तरह से, क्योंकि वो जो है वो जियाले या जिहाद पसंद या इस टाइप के लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे हमारी बच्ची बहुत खूबसूरत, यानी मेरी बीवी जो है वो बहुत खूबसूरत है, या बहुत इस तरह की है कि दूसरा कोई हमारा दिस की तरफ इस नज़र से ना देखे, तो लिहाजा इसकी शक्ल ख़राब कर दी जाए, या इसका दांत तोड़ दिया जाए, या इसकी आँख जो है वो इस तरह से ज़ाया कर दी जाए, या इस तरह से इसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसकी वजह से दूसरा जो है वो उस लिहाज से उसकी तरफ ना देखे, या कुछ इस तरह। ना सिर्फ ये होता है बल्कि ये भी होता है, मैं आपको बताऊँ कि सोन कर दिया जाता है, खातून को सोन कर दिया प्रेगनेंसी की हालत में। खुद आपको बताऊँ मैं, अब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम एक जगह जाके बैठे और कुछ टेस्ट करवाने थे लैब में, तो वहाँ के ऊपर एक खातून आई, वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये तुम पहली प्रेगनेंसी है आपकी? तो वो एकदम यूँ सुन अजीब सी कंडीशन में वो बैठी हुई थी और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ एक खातून थी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा अच्छा, मैं समझी कि यानी ये बोल नहीं सकती, यानी कि या फिर ये वो है सुन नहीं सकती शायद। तो मैं पूछ रही हूँ उसे, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहने लगी नहीं, इसको हमने सुन किया हुआ है। अच्छा, तो मेरी समझ नहीं आया। अच्छा, मैंने उनसे तो कह दिया अच्छा ठीक है, और फिर मैंने कोई बात नहीं की, और शायद मेरा नंबर आ गया था, मैं चली गई। फिर मैंने घर आके किसी और से मैंने तस्करा किया कि ऐसे मुझे खातून मिली और बड़ा कुछ अजीब सी सिचुएशन लग रही थी। मैंने पूछा कि ये इस तरह से, तो उस खातून ने मुझसे कहा, तो कहने लगी आइंदा किसी से ऐसे बात मत करना। उस और सुन करने का मतलब होता है कि वो जो औरत है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स ना कर सके, इस हालत में उसको इस वजह से रखते हैं कि अगर उसके सामने कोई सही गलत हो रहा है, मतलब वो देख रही है मेरे ससुराल में मेरा शौहर है या मेरी सास है या कोई इस तरह के हैं, और वो कोई सही गलत हरकत कर रहे हैं, तो उस पर वो उठ के या अपना बचाव करना चाहे तो बचाव ना कर पाए, और अगर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कोई देना चाहे उठ के, जैसे वो भागना चाहे या किसी से कहना चाहे आवाज़, तो वो ना कर सके, तो उसके लिए उसको सुन करके रखा जाता है इस कंडीशन के अंदर।
तो यानी एक मुजरिमाना हरकत जिसे कहना चाहिए कि वो वाली चीज़ें होती हैं। तो ये प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा है। तो होशियार थोड़े से सब ख़वातीन को, बच्चियों को भी होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं कैसे वो पाला पड़े। तो बहरहाल, और लड़कों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि अमूमन वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे अपनी ख़वातीन के साथ, ठीक है, जिसके साथ भी उनका जो है सिलसिला जुड़ेगा। तो बहरहाल कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये होती हैं और इनको नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हम इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए। कंडीशन में आप किसी को सुन करते तो बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये वाली बहरहाल जेंडर स्टडीज़ के हवाले से जो अगर हम ख़वातीन के लिए हम कहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहें, तो एक इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू, आप हॉस्पिटल जाइए, आपको बड़े आराम से इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बाज़ औक़ात आपको ये नज़र आएगा, बहुत अजीब सी बात मैं आपको बताऊँ, बच्चे की अगर आप जा रहे हैं और अगर आपको कोई उसको जो है वो हेल्थ इशू है, कोई खतना वगैरह करानी है, कुछ करानी है, तो आप यकीन करिए कि माँ लेकर जाएगी, लेकिन माँ से ज़्यादा जो है वो उनकी जो है वो आपको फूफो या उनकी जो बच्चे की जो दादी हैं वो ज़्यादा आगे नज़र आएंगी और वो जाके डॉक्टर से अलग कमरे में बात कर रही होंगी। अरे भाई, इसकी मदर से ज़्यादा इससे करीब कोई नहीं है। अगर डॉक्टर से भी बात करनी है, डॉक्टर बुला के लेके जाएगा तो वो बताएगा इसके साथ ये प्रॉब्लम है या नहीं कर सकते या कर रहे हैं या जो भी कुछ है। तो वो सारी बातें मदर के साथ होनी चाहिए, मदर फादर जाएँ। और वो मैं बच्चों से भी, लड़कों से भी ये बात कहूँगी और लड़कियों से भी ये बात कहूँगी कि प्लीज़ अपने जो बच्चा भी खैर से आपकी ज़िंदगी में इस प्रोसेस से आएंगे और गुजरेंगे कि जो भी इस तरह की सिचुएशंस हो तो ख़ुद जाए, बनिस्बत इसके कि बहुत सारे बच्चों से मैं ख़ास करके कहना चाहूँगी कि ये रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा इसमें जो है वो किसी पे बिलीव ना करें प्लीज़। अपने जो सगे प्यारे होते हैं, अपनी बहन हो गई, अपनी मदर हो गई, ये हो गई, तो उन पर भी प्लीज़ आप खुद चाहें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कहती बिलीव ना करें, आपकी मदर ऐसी नहीं है, अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, केयर करने वाली होंगी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको खुद उस जगह पे मौजूद होना चाहिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी, कि अब आप बाप हैं, अब आप जो हैं आप वो किरदार अदा कर रहे हैं, तो आपको उस जगह पे होना चाहिए कि आप प्लीज़ अपनी मदर के ऊपर ना छोड़ें या अपनी उनके ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि ये कंडीशन जो होती हैं ये ऐसी होती हैं, नाजुक कंडीशंस होती हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ख़वातीन से, पता नहीं आपने ये बात सुनी हो, जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ही बात करूँगी, कि औरत को ज़्यादा पता होता है कि इस वक्त औरत की कमज़ोरी का वक्त है, तो वो जो अटैक करने वाली ख़वातीन होती हैं वो अब उसी वक्त के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि औरत सबसे ज़्यादा कमज़ोर उसी वक्त होती है जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती है या वो जो है वो कर चुकी होती है पैदा, तो वो जो कमज़ोरी उस वक्त हो रही होती है। अगर बेटा भी हो गया ना, फ़र्ज़ करो कि बेटा भी हो गया और लोग तो बहुत धूम धड़क्का मना रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन उसके ऊपर से जो कंडीशन गुजर रही होगी वो सबसे कमज़ोर होगी और सबसे ज़्यादा अटैक का शिकार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे खाना पीना हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं मर्दों को कहूँगी प्लीज़ कि ये जो है ये अपने हाथ में रखें, उस अपनी वाइफ का जो खाना पीना है, अपनी वाइफ का जो भी सुख करना है, क्योंकि आपने उसको एक अच्छी मदर बनाना है अपने बच्चों के लिए। अगर आप अभी अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख पाए तो आने वाले दिनों में आपका बच्चा ख़त्म, आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, आपके तबाहकारी का शिकार हो जाएगी आपकी नस्ल, ठीक है। किसी पे भी बिलीव ना करें, अपने साए पे भी प्लीज़ बिलीव ना करें, चाहे वो औरत हो। बच्चियों को भी मैं कहूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़कियों की मैके वालों की तरफ से और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ससुराल वालों की तरफ से, कोई भी है जो है वो अपना किरदार प्ले करता है ऐसे वक्तों में जो कमज़ोरी का वक्त होता है, जो ऐसा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक जो एक दूसरे के हो सकते हैं वो हस्बैंड और वाइफ ही हो सकते हैं। तो ये वाला रिश्ता जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस वक्त करके रखने की ज़रूरत होती है। उसका खाने का, उसके पीने का, उसकी हर चीज़ का, उठने बैठने का ख्याल करें एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन के साथ जो है, फिर आपकी नस्ल इंशाल्लाह फलेगी फूलेगी और आप देखेंगे आपका झोपड़ी से घर, घर से महल आपका बनेगा। तो ये चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी और इसमें केयर करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात आपको लगेगा या कोई आपसे शिकायत करेगा कि भाई आपने हमको गैर समझ लिया, मसलन अगर बच्चों से कह रही हूँ, उनकी मदर या उनकी बहनें कह रही हूँ कि आपने हमको गैर समझ लिया मसलन, तो आप कहें नहीं, मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी, ठीक है, आराम से। उनको भी बुरा नहीं कहना, उनको लड़ना मरना नहीं, कुछ नहीं, कि मैं आपको नहीं चाहता कि आपको तकलीफ़ हो, ये हो, और मेरी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर डाली तो मुझे पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा जो है ये ख्याल प्लीज़ कीजिए। किसी की बच्ची अगर आपके हाथ में आई है, कल हो सकता है कि आपकी भी बेटी हो और वो भी किसी के हाथ में जानी हो, तो उस वक्त के आने से पहले जो है वो आप किसी की बच्ची का ख्याल करोगे, कल आपकी बच्ची का अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से इंतज़ाम किया हुआ होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे चलो माँ की समझ में आती है कि वो पीपीडी से गुजरी होती है, लेकिन आपको किस चीज़ का डिप्रेशन तो मजा आता है कि समझ नहीं। मेरा भी एक एक्सपीरियंस होता है, मैं हॉस्पिटल में थी और तो हमारे पास एक पेशेंट आया था, लीवर के स्कैन, स्प्लीन की स्कैन किया था। वो बच्चा लिटरली 15 दिन पहले पैदा था, ये शायद एक हफ्ता पहले पैदा होता, और बच्चा बहुत बीमार था और वो था भी NICU में, लेकिन उसके बाप ने सबके सामने, पूरे डिपार्टमेंट में 15-20 लोग थे, सबके सामने अपनी बीवी को जलील किया था। और इतना बुरा जलील किया था सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चा जो है फीड नहीं ले रहा। और उस आदमी ने इस बात का भी लिहाज नहीं, और फिर उसके बाद उसकी ओवर एक्टिंग इतनी ज़्यादा थी, मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा था उसको देखकर
कि जो है उसने बच्चे के ऊपर हाथ रख के बड़ा प्यार करा था बच्चे को, क्योंकि ज़ाहिर बेटा उसका था, औलाद उसी की थी, उसने करना था। लेकिन बीवी भी तो किसी की बेटी थी ना, उसने उसकी माँ भी खड़ी थी, सास थी उस आदमी की, लेकिन उसने सबके सामने अपनी बीवी को ज़लील किया। हाँ, ये वाली बात थोड़ी सी पता है, एक मैं आपको ये भी बात बताऊँ, प्रैक्टिसिंग में हमारी ये बात आती है कि हम ये समझ रहे होते हैं जो मर्द हैं, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो, चाहे वो मेरा अपने यानी बिलोंग करने वाला, मेरा अपने बेटे भी मेरे आगे 2 हैं, बेटे ही हैं बेटी नहीं है, तो वो हो तो मुझे बुरा लगेगा। मैं ये कहती हूँ कि बेटा अगर मैं ज़िंदा रही, पता नहीं मुझे ये दिन देखने नसीब होंगे, अव्वल तो नहीं कि मैं सास बनूँ, लेकिन ये कि अगर मैं नहीं उस वक्त ज़िंदा हुई तो कब्र में शायद मेरी रूह जो है वो तड़पेगी कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये मेरी तरबियत नहीं है। क्योंकि जो है माएँ, जो अच्छी माएँ वो सिखाती हैं अपने बच्चे को कि बेटा तुमने ये फैमिली लेके चलनी है। और हमेशा याद रखना, मर्द जो है वो ये जब घर से निकले तो जो रास्ते में जितने भी लोग खड़े हुए हों तो उनको ये पता चलना चाहिए ये इस मर्द की फैमिली है, ठीक है, ये इसकी बीवी है, ये इसकी मदर है, ये इसके बच्चे हैं, तो वो उसी तरह से उसकी रिस्पेक्ट करें, ख्याल करें। अच्छा, मर्द ये समझ रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को जलील करूँगा तो इतने सारे लोगों के नज़दीक मैं जो हूँ वो इज़्ज़त के लायक हो जाऊँगा, लेकिन आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला आपको जलील कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये मर्द कैसा है कि ये अपनी औरत को इस तरह जो यानी जो इसका घर लेके या जो इसकी ताकत जो इसे वो कहना चाहिए कि वो होनी चाहिए, वो उसी को अल्लाह ताला ने आपको जो रोज़ी दिया है, जो रिज़्क़ दिया है, वो इस औरत के हवाले से दिया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आप कदर करेंगे, अल्लाह ताला आपकी कदर करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपकी फैमिली को वो वही चौकीदार, वो रास्ते वाले या वो जिनसे भी आपका ताल्लुक़ आता जा रहा है रास्ते में, वो उनसे सबसे वो ये करेगा कि ये इस मर्द से बिलोंग कर रही है, इसकी वाइफ है, तो मुझे ज़रा इसका लिहाज रखना चाहिए। तो वो मर्द की इज़्ज़त खुद ब खुद पहले इतनी थी और डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ये ऐसे ही रखा है, ये जो है तवाज़ुन, ये खुद ब खुद दुनिया का तवाज़ुन भी इसी तरह कायम होता है कि आप रखवाएंगे कि ये मेरी बीवी है, इसके साथ कुछ नहीं जैसे होना चाहिए, या ये इस तरह से साथ जाए और साथ जाए आपकी भाभी, आप भाभी का ख्याल रखिएगा, जैसे इस तरह करके बहुत सारे लोग डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट, तो फिर क्या होता है उस मर्द की इज़्ज़त भी दुगनी हो जाती है कि अरे नहीं भाई, इनकी फैमिली का तो बड़ा, पूरी फैमिली का, यानी अब ये अकेला नहीं रहा, इनकी फैमिली, इस तरह से दूसरे लोग भी अब तस्करा करेंगे तो वो इस तरह से तस्करा करेंगे। तो ये अल्लाह ताला का हाँ कहीं ना पल तो जानवर भी जाते हैं लेकिन उनकी तरबियत नहीं होती। हाँ, ऐसी तरह से बच्चे पल तो जाते हैं लेकिन तरबियत नहीं होती। अगर आप अच्छी तरबियत करोगे तो उसको अच्छे बुरे, यही बात तो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये माएँ एजुकेटेड हो जाएंगी और इन बच्चियों को अगर तालीम का मौका मिल जाएगा या मिला, या इन्होंने कोशिश की, मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग फेज़ था और उस वक्त वो वाली कंडीशंस थी कि जब बच्चियों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल था, तो बापों ने ये चीज़ फ़ील की, न सिर्फ बापों ने ये चीज़ फ़ील की कि हमारी बच्चियों को जो है वो तालीम की तरफ आना चाहिए, और मेरे अगर उसे लगा कि मेरी वाइफ के अंदर ये कमी रह गई, या फिर मदर को लगा कि मेरे अंदर ये कमी रह गई और ये मेरी औलाद में होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर वो जो है वो तालीम की तरफ लेकर आई। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से आगे बढ़ी और ख़वातीन आपको आज बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर नज़र आती हैं, या आज आप भी इस काबिल हैं कि आप खैर से यहाँ बैठी हैं और आप बोल रही हैं या बात कर रही हैं। तो ठीक है, बच्चियाँ जो यहाँ तक पहुँची खैर से, या जो आपकी टीचर भी खड़ी हुई है, तो ज़ाहिर है इसके पीछे बहुत सारी माँओं और बहुत सारे बापों का जो है वो कोशिशें जो है और बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आता है। रिलीजियस के हवाले से भी, रिलीजन के हवाले से भी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कह लिया जाए तो इसके हवाले से भी, और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये स्लाइड्स आपके पास प्रोवाइड कर दी गई हैं, इसमें से देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई पाकिस्तान के हवाले से, ख़वातीन में जो डिफरेंसेस आए, ट्राइबल एरियाज़ की मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको बताई, और इसके अलावा शहरी इलाकों की ये सारी चीज़ें आपको पता चली। यहीं तक आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपका टाइम हो गया है दूसरे टीचर का, तो मैं उनका टाइम नहीं लूँगी।